तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं उसको सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान शब्दों में करवाई जाती है। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है मेजर पेपर 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रिव्यू सेमेस्टर 6 जिसका सेशन 2022-26 है, जिसको पता ही होगा कि अभी एग्जाम आने वाला है। 19 सितंबर से आपका एग्जाम है। तो उसी उसी पेपर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लेकर के आए हैं कि ताना भगत आंदोलन क्या थी, इसके कारण, स्वरूप और परिणामों को लिखे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में ताना भगत आंदोलन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है, ताना भगत आंदोलन क्या थे। तो आज हम लोग इसी को बारीकी से पढ़ेंगे कि ताना भगत आंदोलन क्या था, इसका नाम ताना भगत क्यों पड़ा, या फिर इसमें क्या क्या इसके आंदोलन के होने के क्या क्या कारण थे, क्या उसका स्वरूप रहा, इसका परिणाम क्या हुआ समाज में। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये टॉपिक जो है वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए, मतलब आपका जो अभी मेजर पेपर 12 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है कि पूछा जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा पहले देख लीजिए। पहला तो इस प्रकार से रहेगा कि ताना भगत आंदोलन क्या थी। हाँ, एक चीज़ और है कि ताना भगत को कहीं कहीं ताना भगत भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि ताना भगत आंदोलन क्या थी, इसके कारण, स्वरूप और परिणामों को लिखे। ठीक है, ताना भगत आंदोलन क्या था, इसके कारण, स्वरूप और परिणामों को लिखे। या दूसरा आपको इस तरह से दिया रहेगा कि ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखे। तो दोनों सेम ही होगा। आप एक बार समझ के बढ़िया से अगर वीडियो को देख लेते हैं ना, तो फिर ये दोनों क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप आराम से लिख लेंगे। ताना भगत के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लिख लेंगे। ठीक है, इसमें हमने पूरा कारण बताया है अच्छे से, क्या क्या कारण थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण जो भी था, उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, सभी चीज़ों को एक एक करके मैंने बारीकी से बताया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हिस्ट्री की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग उत्तर स्टार्ट करेंगे कि ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा उराव के नेतृत्व में हुई थी। यह आंदोलन मूलतः एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, जिनका उद्देश्य आदिवासी समाज को नशाखोरी, अंधविश्वासी, झगड़े फसाद और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों से मुक्त करना था। ठीक है, मतलब कि ये ताना भगत आंदोलन क्या था, तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1914 ईस्वी में, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जतरा उराव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जतरा उराव के नेतृत्व में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जिसका नाम ताना भगत आंदोलन आगे चल के पड़ा था। और ये हुआ क्यों था, मतलब स्टार्टिंग में जब ये हुआ था ना, तो ये क्या था, एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। मीन्स जो हमारा समाज था उसमें काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी। मतलब उस टाइम के जो समाज था, आदिवासी समाज, उसमें काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी। तो उसी में सुधार करने के लिए यह आंदोलन का शुरुआत किया गया था। जैसे क्या क्या बुराई था, नशाखोरी, अंधविश्वास, झगड़े फसाद, फिजूल खर्ची, और भी कुछ कुछ रीजन था, जैसे धर्म परिवर्तन, ईसाई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए या लोगों को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, हाँ, तो चलिए देखिए आगे आगे फिर क्या लिखेंगे कि अनुयायी स्वयं को, अनुयायी मीन्स क्या होता है, फॉलोवर्स, जो उस चीज़ को मानने लगे थे। मतलब कि ताना भगत के जो उन्होंने जो अपना रूल दिया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास को कैसे दूर करना है और नशाखोरी को कैसे दूर करना है, तो इन सभी के उनके जो रूल दिए थे उनको जो मानने लगे थे उन्हीं को फॉलोवर्स बोलते हैं, मतलब कि अनुयायी। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि अनुयायी स्वयं को ताना भगत कहने लगे थे, जिसका अर्थ था सच्चा और तपस्वी भगत। वे सफ़ेद वस्त्र पहनते, माथे पर तिलक लगाते और सात्विक जीवन अपनाते थे। परंतु धीरे धीरे इस आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ स्वरूप ग्रहण किया। अंग्रेजी शासन की कठोर कर व्यवस्था, महाजनों और जमींदारों की अत्याचारपूर्ण नीतियों ने ताना भगत को प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लगान न देने और बेगार का विरोध करने का निर्णय लिया। यही आंदोलन बाद में महात्मा गांधी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जुड़ गया। ताना भक्तों ने सत्य, अहिंसा और सहयोग की राह पर चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान दिया। ठीक है, पहले देखिए इस आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ था, तो 1914 में जतरा उराव के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। लेकिन उस समय जब ये शुरुआत हुआ था तो ये सिर्फ सामाजिक सुधार के लिए हुआ था। ठीक है, मतलब समाज में जो बुराई था उसको दूर करने के लिए इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि आदिवासियों के ऊपर बहुत प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो आंदोलन था, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा वाइटल रोल में फैल गया। ठीक है, मतलब कि अब ये समाज के में जो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उन सभी के खिलाफ भी ये लोग लड़ने के लिए प्रेरित हो गए। और इन्होंने क्या किया, लगान ना देने, बेगार का विरोध, बेगार मीन्स होता है जहाँ पे
आपको मजदूर बना के मतलब कि आप काम करेंगे लेकिन पैसा नहीं देगा, बेगारी खटाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का विरोध करने लगा, ठीक है। लगान ना देना, बेगार का विरोध करना, इन सभी चीज़ों का वो लोग निर्णय लिए कि अभी ये सब नहीं चलेगा। और तो आगे चलकर ये महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में शामिल हो गए और असहयोग आंदोलन, इन सभी चीज़ों में उन्होंने अपना समर्थन दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ताना भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि, थोड़ा-सा इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक हेडिंग बना के कि ताना भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि, यहाँ पे देख सकते हैं। लिखेंगे आगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और स्वतंत्र परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है, परंतु अंग्रेजों के शासन के बाद यहाँ की स्थिति बदल गई। आगे लिखेंगे कि क्या उसमें बदलाव आया था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जमींदारी प्रथा और महाजनी शोषण। इसमें लिखेंगे कि अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में बदलाव कर जमींदारी प्रथा लागू की। जमींदार और महाजन अत्यधिक लगान और सूद वसूलने लगे, किसान कर्ज के बोझ से दबकर भूमिहीन होते जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जमींदारी प्रथा और महाजनी शोषण के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई के लिए ये सारी, मतलब कि मेनली अगर देखें कि ये आंदोलन का पृष्ठभूमि कि कैसे आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है, आंदोलन कैसे आया था। तो सबसे पहले क्या है उसमें कुरीति क्या आया था समाज में कि जमींदारी प्रथा और महाजनी शोषण। इसमें अंग्रेजों ने जो भूमि व्यवस्था था उसमें बदलाव करके और जमींदार को वहाँ पे लगा दिया था। जमींदार और महाजन क्या करने लगे, अधिक सूद वसूलने लगे, टैक्स अधिक लेने लगे थे। तो इन सभी के वजह से क्या हुआ कि जो किसान थे, गरीब किसान थे, वो कर्ज के बोझ में दब गए। कभी अगर फसल अच्छे से नहीं हुआ तो वो उसका जो ऋण था वो पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इन सभी के ऊपर कर्जा का बोझ बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये लोग भूमिहीन होते जा रहे थे, ठीक है। दूसरा है कठोर कर व्यवस्था। अंग्रेजी शासन ने लगान नगद वसूलने अंग्रेजी शासन ने लगान नगद वसूलने शुरू किया और असमय लगान की वसूली से किसान की स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है। तीसरा है धर्मांतरण और मिशनरियों की सक्रियता। ये तो पहले भी हम बताए थे, ठीक है, फिर से डिस्कशन करेंगे कि ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। इससे उनकी पारंपरिक आस्था और संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा, ठीक है। क्या क्या हुआ था कि जो ईसाई मिशनरी आए थे भारत में, वो लोग कुछ ना कुछ लालच दे करके और इन लोग का धर्म परिवर्तन करवाने लगे, ठीक है। तो इससे आदिवासियों की जो परंपरा थी, उनकी जो आस्था थी, उनकी संस्कृति, ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, ठीक है। उन पर खतरा मंडराने लगा। तो इसी वजह से इन सभी चीज़ों का इस आंदोलन में बहुत बड़ा एक व्यापक रूप रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयां। समाज में क्या क्या बुराई रहा था कि आदिवासी समाज में शराबखोरी, झगड़े फसाद, अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही थी, जिससे समाज का ढांचा कमजोर हो रहा था, ठीक। सामाजिक बुराई क्या था, इसमें शराबखोरी, जो लोग धीरे धीरे शराब के आदी होते जा रहे थे, झगड़े फसाद अधिक होने लगे था, अंधविश्वास के ऊपर वो लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। तो इन सभी चीज़ों से जो समाज था उसका आर्थिक ढांचा जो था वो कमजोर होते जा रहा था, ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इन परिस्थितियों ने आदिवासी समाज में असंतोष को जन्म दिया और इसी से निकला ताना भगत आंदोलन, ठीक है। अब समझ आ गया कि ताना भगत आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ था, इसलिए हम लोगों ने पृष्ठभूमि को थोड़ा सा लिखा, ठीक है। इन सभी चीज़ों की वजह से ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ। अब हम लोग देखेंगे आंदोलन का कारण क्या था। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आंदोलन का कारण। नेक्स्ट सबसे पहला है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था इस आंदोलन के आने का कि ताना भगत आंदोलन का मूल कारण धार्मिक था। जतरा उरांव ने सपना देखने के बाद घोषणा की कि ईश्वर ने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को शराब, मांसाहार, झगड़े और जादू टोना छोड़कर पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दी। भगत का अर्थ था भक्त और तपस्वी। जतरा के अनुयायी ताना भगत कहलाए। इस प्रकार आंदोलन ने धार्मिक सुधार का रूप लिया, धार्मिक रूप धारण किया, ठीक है। मतलब कि ताना भगत आंदोलन का मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था, बेसिक जो रीजन था वो धार्मिक ही था, क्योंकि उसके समाज में बहुत सारा बुराई आ गया था जैसा कि मैंने बताया। तो जतरा उरांव ने क्या कहा कि भगवान ने ईश्वर ने क्या कहा है कि सपने में आकर के बोला है कि इन सभी चीज़ों को छोड़कर और सच्चा मार्ग अपनाओ, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है, ऐसा करके, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो जो चीज़ों को बताया, अगर वो लोग मानने लगे, आदिवासी लोग मानने लगे, तो उन्हीं को अपना अनुयायी बताया और वही ताना भगत कहलाए, ठीक है। उन्हीं को ताना भगत कहते हैं। ताना भगत का अर्थ क्या होता था, भक्त और तपस्वी, ठीक है। कोई भक्त हो या तपस्वी, तपस्वी तो समझते ही होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था, तो सामाजिक कारण में हम लोग लिखेंगे कि आदिवासी समाज में नशाखोरी और अनावश्यक खर्च आम था। समाज में एकजुटता की कमी थी। जतरा भगत ने लोगों को अनुशासन, स्वच्छता, भाईचारे और नैतिक जीवन की राह दिखाई। इस आंदोलन ने आदिवासी समाज को संगठित और अनुशासित बनाया, ठीक है। सामाजिक कारण में बहुत सारा इसमें बुराई आ गया, तो धीरे धीरे लोगों के बीच में फूट पड़ने लगा था, ठीक है। वो लोग एकजुट नहीं थे, तो जतरा भगत ने इन सभी चीज़ों को दूर किया समाज से और सभी को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या है, महाजनों और जमींदारों के अत्याचार में लोग त्रस्त थे। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थी। अंग्रेजी सरकार बार बार कर बढ़ा रही थी।
इन परिस्थितियों ने आदिवासियों को कर ना देने और शोषण के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अंग्रेज क्या कर रहे थे कि टैक्स जब मन तब वो बढ़ाए जा रहे थे, जमींदार अधिक से अधिक टैक्स लगा रहे थे, तो इन सभी चीज़ों से ये लोग थोड़ा सा मतलब त्रस्त थे, मतलब अत्याचार इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इन सभी की वजह से आदिवासियों ने कर ना देने का और शोषण के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। ठीक है, चौथा कारण है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है कि अंग्रेजी शासन ने आदिवासियों की पारंपरिक स्वतंत्रता छीन ली थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा दमन और अत्याचार बढ़ गया था। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना फैल रही थी। यही कारण था कि आंदोलन ने आगे चलकर राजनीतिक रूप धारण किया। ठीक है, तो ये हो गया उसका कारण। अब हम लोग जानेंगे इसका स्वरूप क्या था, ताना भगत आंदोलन का स्वरूप। इसमें लिखेंगे कि ताना भगत आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया और इसे 4 प्रमुख रूपों में समझा जा सकता है। ठीक है, वो 4 प्रमुख रूप क्या क्या है जिससे हम लोग ताना भगत आंदोलन को समझ सकते हैं। पहला है कि धार्मिक स्वरूप। धार्मिक स्वरूप क्या है? आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक सुधार से हुआ। ताना भगत सफेद वस्त्र पहनते, तिलक लगाते और सात्विक जीवन जीते थे। वे ईश्वर की भक्ति, सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। उन्होंने पुराने अंधविश्वासों और जादू टोना को त्याग दिया। ठीक है, दूसरा है सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप क्या है? ताना भगत ने शराब, मांसाहार और झगड़े जैसी बुराइयों का विरोध किया, समाज को एकजुट और अनुशासित किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और सामाजिक समरसता की भावना जगाई। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप क्या है? ताना भगत ने महाजनी शोषण और बेगार का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों को लगान देने से मना कर दिया। यह आर्थिक असहयोग का स्वरूप था। ठीक है, नेक्स्ट राजनीतिक स्वरूप। राजनीतिक स्वरूप क्या था इसका कि 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ताना भगत आंदोलन सीधे जुड़ गया। ठीक है, अब 1914 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय ये जो ताना भगत आंदोलन था ये सीधे रूप से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। ठीक है, ताना भक्तों ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की बैठकों और सभाओं में भाग लिया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इस प्रकार आंदोलन धार्मिक सुधार से बढ़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बन गया। ठीक है, कैसे क्या हुआ कि जो आंदोलन था वो स्टार्ट तो हुआ था धार्मिक सुधार से, लेकिन अब ये क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बन गया। अब आंदोलन के क्या परिणाम हुए हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, कि जो ताना भगत आंदोलन किया गया तो उसका कुछ परिणाम निकला होगा ना, मतलब सिर्फ आंदोलन ही तो करके नहीं छोड़ दिया, कुछ तो परिणाम निकला होगा। तो क्या क्या परिणाम निकला वो देखिए। पहला है धार्मिक सामाजिक परिणाम। ठीक है, इसमें क्या है कि आदिवासी समाज में नशाखोरी और अंधविश्वास कम हुआ, समाज अनुशासित और एकजुट हुआ, सात्विक जीवन और नैतिकता की स्थापना हुई। आज भी ताना भगत अपने सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला धार्मिक सामाजिक परिणाम क्या हुआ कि जो उसमें बुराइयां थी, समाज में बुराइयां थी, वो दूर हो गया। नशाखोरी, अंधविश्वासी ये सब समाज से कम हो गया और लोग एकजुट हो गए और अब सात्विक जीवन और नैतिकता की स्थापना कर लिए। और आज भी जो ताना भगत है वो अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम क्या हुआ? लगान ना देने और महाजनों का विरोध करने से आदिवासी समाज में आत्मबल आया। ठीक है, ये लोग विरोध किए तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, लोगों में शोषण के खिलाफ लड़ने की चेतना जागी। हालांकि अंग्रेजों ने दमन किया, फिर भी आंदोलन ने आर्थिक शोषण को उजागर किया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसके आंदोलन को दबाया, फिर भी इन्होंने अपने आर्थिक शोषण को उजागर किया और सबको बताया कि इसके ऊपर जो आर्थिक रूप से अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में क्या हुआ कि ताना भगत गांधी जी की विचारधारा से जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। छोटा नागपुर क्षेत्र कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम से सीधे जुड़ा। आदिवासियों को राष्ट्रीय चेतना का बोध हुआ। ठीक है, यह है राजनीतिक परिणाम इसका। गांधी जी के विचारधारा से जुड़ के ये लोग अपने जो आंदोलन थे, धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, उसको राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए। ठीक है, उसके बाद है दीर्घकालिक परिणाम। इसमें क्या हुआ कि ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों को अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करना सिखाया। इसने आदिवासी समाज को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ा। आंदोलन की विरासत आज भी जीवित है और ताना भगत समुदाय आज भी सत्य और अहिंसा के अनुयायी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह है इसका दीर्घकालिक परिणाम। ठीक है, आशा करते हैं सब सारा टॉपिक आपको सारा पॉइंट वाइज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। हम लोगों ने सारी चीज़ों को एक एक करके देख लिया। अब इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या निकलता है, इस उत्तर का निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको लास्ट में हम लोग को लिखना होता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि ताना भगत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय है। यह आंदोलन केवल राजनीतिक विद्रोह नहीं था, बल्कि धार्मिक सुधार, सामाजिक जागरण और आर्थिक प्रतिरोध का संगम था। यात्रा उराव और उनके अनुयायियों ने सत्य, अहिंसा और संयम के आधार पर संघर्ष किया, जिसने महात्मा गांधी की विचारधारा को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। ठीक है, मतलब कि जो ताना भगत आंदोलन था ये बहुत एक वाइटल रोल में मतलब
ऐसे बोले कि समाज में इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया था और इसका जो विचारधारा था वो गांधी जी के विचारधारा से मेल खाता था। इसलिए क्या हुआ कि महात्मा गांधी की विचारधारा को आदिवासी समाज तक पहुंचाया गया इस आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, आगे है कि इस आंदोलन ने आदिवासी समाज को शोषण और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति दी और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में शामिल किया। आज भी ताना भगत समुदाय अपनी अनुशासित जीवन शैली और सादगी के लिए आदिवासी समाज की विशेष पहचान बन चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर की धरती से उठी वह लौ थी जिसने आदिवासी समाज को आत्मसम्मान, धार्मिक सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो ताना भगत आंदोलन था वो छोटा नागपुर की धरती से निकला एक ऐसा लौ था, एक ऐसा आंदोलन था जो आदिवासियों को आत्मसम्मान प्रदान किया, उसके धर्म में जो धार्मिक और सामाजिक जो कुरीतियां थी उसको दूर किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से इन लोगों को जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट को समझा जाएगा या उसको आंसर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सेमेस्टर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो भी नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख सकते हैं, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोडेड है, उसको भी जाकर के आप देख लीजिएगा। एक एक करके सारा वीडियो सीक्वेंस से आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।